अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर को फर्स्ट फ्लाइट लिए हुए आज 20 साल हो गए हैं। इस वीडियो में हम JF-17 थंडर के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस रोल्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। JF-17 थंडर जो बुनियादी तौर पर एक लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये इस वक्त 3 एयर फोर्सेस के जेर इस्तेमाल है, जबकि इस तैयारे के 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अब तक तकरीबन 170 फाइटर जेट्स बिल्ड किए जा चुके हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एयर स्ट्राइक्स और रियल कॉम्बैट सिनेरियो में कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के हवाले से कॉम्बैट प्रूवन करार दिया जा सकता है। इस तैयारे के मरहलावार ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ट्विन सीट वेरिएंट के अलावा इसका लेटेस्ट ब्लॉक 3 भी मुतारिफ कराया जा चुका है। JF-17 थंडर का लेटेस्ट ब्लॉक 3 ना सिर्फ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, लॉन्ग रेंज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, बल्कि शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइट एयर टू एयर मिसाइल के अलावा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार से इक्विप्ड है। इसके अलावा इस ब्लॉक पर राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे लीथल वेपन को भी इंटीग्रेट किए जाने की इतलात है। इसके अलावा इसको इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस किया गया है, जो इस तैयारे को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग करने में मदद देते हैं। जदीद वेपन्स और सिस्टम से लैस ये कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है जो बहुत सी एयर फोर्सेस के लिए लो मेंटेनेंस और प्रूवन सलाहियतों से लैस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बन सकता है। अब हम इस तैयारे के एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू ग्राउंड रोल पर बात कर लेते हैं। इस पर जहाँ एक वक्त में 2 शॉर्ट और 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं, वहाँ इस पर 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एक सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट पर ड्रॉप टैंक भी कैरी किया जा सकता है। तकरीबन इसी टाइप की एयर टू एयर प्लस एयर टू ग्राउंड कन्फिगरेशन भी पॉसिबल है, जबकि इन तीनों रोल्स में डेडिकेटेड कन्फिगरेशन के साथ भी JF-17 थंडर को इफेक्टिवली एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस रोल में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये वो पॉसिबल कन्फिगरेशन है जिसको लेकर JF-17 थंडर को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है। मौजूदा दौर में बदलती एयर वारफेयर डायनेमिक्स को लेकर दुनिया की हर लीडिंग एयरफोर्स अपने फ्लीट में मल्टी रोल तैयारों की खातिर खां तादाद रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स में भी JF-17 थंडर इस रोल को बखूबी निभा रहा है और आने वाले अरसे में इसमें मजीद बेहतरी की तवक्को है। JF-17 थंडर पर 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल गन नस्ब है, जिसको बवक्त ज़रूरत एयर टू ग्राउंड और डॉग फाइट में एयर टू एयर मकासद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस गन का रेट ऑफ फायर 3400 राउंड्स पर मिनट और ये तकरीबन 50 किलोग्राम वजनी है। इस गन के अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और 2 पर 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जिस पर वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं। अलबत्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर 8वें चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट का इजाफा किया गया है, जिस पर पार्ट नस्ब की जा सकेगी। JF-17 थंडर के फिजा से फिजा पर मार करने वाले मिसाइल्स पर बात करने से पहले हम एयर टू एयर मिसाइल्स की अकसाम पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गाइडेंस सिस्टम को लेकर जदीद दौर के एयर टू एयर मिसाइल्स की 3 मुख्तलिफ अकसाम है। इसमें से एक सेमी एक्टिव रेडार होमिंग, दूसरा इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल, जबकि तीसरा फुली एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है। सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल ऐसे एयर टू एयर मिसाइल को कहते हैं जिसको दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरफ लॉन्च करने के लिए आप अपने तैयारे के रेडार से गाइड करते हैं। लिहाजा हदफ को निशाना बनाने तक इसको मुसलसल मदर एयरक्राफ्ट के रेडार की गाइडेंस चाहिए होती है। अगर तैयारे की तरफ से रेडार गाइडेंस में कोई खलल पैदा हो जाए तो ये मिसाइल हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहता है। इन मिसाइल्स में AIM-7 स्पैरो, रशियन R-27 जैसे मिसाइल्स का शुमार होता है। अलबत्ता जदीद दौर में ज्यादातर एयर टू एयर मिसाइल्स इंफ्रारेड गाइडेड और एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम से लैस है और सेमी एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल्स जदीद दौर के एरियल कॉम्बैट को लेकर तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं। इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जो दरअसल लॉन्च के बाद दुश्मन एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर को ट्रैक करके उसे निशाना बनाता है। यह तैयारे से एमिट होने वाली हीट खास तौर पर इंजन हीट को ट्रैक करके इस तैयारे को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। साइड वाइंडर यानी AIM-9, रशियन R-73, PL-5 और PL-9 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स की मिसालें हैं।
ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل کو ایئر کرافٹ کے ریڈار سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل یعنی فوکس 1 کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اس میزائل پر اپنا ریڈار موجود ہوتا ہے جو خود دشمن کے طیارے کو ٹریک کر کے نشانہ بناتا ہے۔ ایک دفعہ ہدف کو لاک کرنے کے بعد ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل یعنی فوکس 3 کو لانچ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ اپنے ریڈار سے ہدف کو ٹریک کر کے اس کو ہٹ کرتا ہے۔ AMRAAM، SD-10 اور R-77 اور PL-15 ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائلز کی مثالیں ہیں۔ فرینڈز، JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور 2 پر شارٹ رینج PL-5E2 میزائل کو ونگ ٹپ سٹیشنز پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ یہ انفرارڈ ہومنگ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ اس کی زیادہ رینج 18 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 2.5 بتائی گئی ہے۔ اس میزائل کے علاوہ تھنڈر کے ابتدائی دونوں بلاکس پر PL-9 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بھی فائر کیا جا سکتا ہے، جس کی رینج 22 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل بھی انفرارڈ گائیڈڈ میزائل ہے۔ JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 پر شارٹ رینج کیٹیگری میں ہائی آف بور سائٹ میزائل PL-10E کا استعمال کیا جائے گا۔ تھنڈر بلاک 3 پر موجود وائڈ اینگل ہولوگرافک ہیڈز اپ ڈسپلے کی بدولت اس میزائل کو دشمن کے ایئر کرافٹ پر ڈاگ فائٹ کے دوران ڈیفیکلٹ اینگلز پر بھی فائر کیا جا سکے گا۔ یہ میزائل تھنڈر بلاک 3 کو مد مقابل زیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل طیاروں کے خلاف افیکٹو اور ایڈوانس ایئر ٹو ایئر ڈاگ فائٹ صلاحیت فراہم کرے گا۔ PL-10E کی رینج 20 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل اس وقت چائنیز ایئر فورس کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ J-16 اور J-10C پر بھی نصب کیا گیا ہے۔ فرینڈز، بیونڈ ویژول رینج کیٹیگری کی بات کریں تو JF-17 تھنڈر کے ابتدائی دونوں بلاکس میں PL-12 یعنی SD-10A ایئر ٹو ایئر میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے، یعنی یہ میزائل اپنے آن بورڈ ریڈار کی مدد سے ہدف کو خود ٹریک اور ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی زیادہ رینج 100 کلومیٹر ہے۔ چائنیز ایئر فورس اس میزائل کو اپنے J-10، J-11 اور J-16 طیاروں پر بھی استعمال کر رہی ہے۔ فرینڈز، JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ لانگ رینج PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل بھی نصب ہوگا۔ اس میزائل کے ایکسپورٹ ویریئنٹ کی رینج 145 کلومیٹر بتائی گئی ہے، لیکن ممکنہ طور پر پاکستان کے چین کے ساتھ اسپیشل نوعیت کے تعلقات کو لے کر اس کا 200 کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والا ورژن پاکستان نے حاصل کیا ہوگا۔ اس رینج کے ساتھ یہ میزائل تھنڈر بلاک 3 کو یقینی طور پر مد مقابل ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایج فراہم کرے گا۔ یہ بھی ایک ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے جس کو AESA ریڈار سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس کی سپیڈ ماک 4+ بتائی گئی ہے۔ JF-17 تھنڈر میں مل STD 1760 ڈیٹا بس کا استعمال کیا گیا ہے، جو دراصل ایئر کرافٹ اور اس کے ویپنز، فیول ٹینکس اور پارٹس کے درمیان ایک الیکٹریکل انٹر کنیکشن سسٹم ہے۔ اس کی بدولت اس طیارے پر کسی بھی اوریجن کے ویپنز اور ٹارگیٹنگ سسٹم کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں JF-17 تھنڈر میں برازیلین ساختہ MAR-1 اینٹی ریڈیشن میزائل اور پھر ترکی کی تیار کردہ ایسل پارٹ کی صورت میں دیکھنے کو ملا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں کسی بھی اوریجن کے ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس میزائلز کے علاوہ ایڈوانس پارٹس کو بھی JF-17 تھنڈر پر انٹیگریٹ کیا جا سکے گا۔ حال ہی میں چین کے تیار کردہ لانگ رینج اور سپر سونک اینٹی شپ اور ایئر ٹو گراؤنڈ صلاحیت رکھنے والے AST-1A میزائل کی صورت میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل عنقریب تھنڈر بلاک 3 پر استعمال کیا جا سکے گا۔ یہی سیم کیس ہمیں چین کے فیوچر لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کے حوالے سے بھی دیکھنے کو ملے گا۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے ایجنگ میراج 3 اور 5 کے علاوہ F-7BG اور A-5 طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے JF-17 تھنڈر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس طیارے کو چین کی ایوگ یعنی ایویشن انڈسٹریز کارپوریشن آف چائنا اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا مشترکہ طور پر تیار کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ورک شیئر ایگریمنٹ کے تحت PAC کا تھنڈر کی مینوفیکچرنگ میں 58% حصہ ہے۔ JF-17 تھنڈر کو ورائٹی آف ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ کئی اسٹینڈ آف ویپن سے لیس کیا گیا ہے، جس میں ایئر ٹو گراؤنڈ رول میں گلوبل انڈسٹریل اور ڈیفنس سولوشن کی رینج ایکسٹینشن کٹ سے لیس MK-80 سیریز جنرل پرپز بام شامل ہیں۔ اسی طرح سے اینٹی شپ یا عرف عام میں نیول رول میں C-802
एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी थंडर के पैकेज में शामिल है। एवेक और पाक फिजाइया ने न सिर्फ C-802 बल्कि एक और लीथल, सुपरसोनिक और कैरियर किलर के नाम से एंटी शिप मिसाइल CM-400 को भी बहुत सी नुमाइशों में डिस्प्ले किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान की जानिब से CM-400 की एक्विजिशन की तस्दीक से ये वाज़ेह है कि पाक फिजाइया इस मिसाइल को एंटी शिप रोल में थंडर पर इस्तेमाल कर रही है। अब हम इन नेवल रोल में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स का तफसीलन जायजा ले लेते हैं। पाकिस्तान ने 2016-17 में चीन से $100 बिलियन की लागत से 60 CM-400 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल हासिल किए थे। इस मिसाइल को जब थंडर के साथ वेपन ऑप्शन के तौर पर डिस्प्ले किया गया था तो इसको बरामूस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के मुतरादिफ करार दिया गया था, और इस कंपैरिजन की बुनियादी वजह इस मिसाइल की बयान की गई मार्क 4+ की स्पीड थी। ताहम JF-17 थंडर के साबका प्रोजेक्ट डायरेक्टर एयर कमोडोर खालिद महमूद ने इस मिसाइल के बारे में कहा था कि इसका रोल तो सेम एंटी शिप मिसाइल जैसा ही है जैसा कि बरामूस के बारे में कहा गया है, लेकिन फंडामेंटली ये बरामूस, पाक फिजाइया और पाक नेवी के ज़ेर इस्तेमाल एंटी शिप मिसाइल से डिज़ाइन या कॉन्सेप्ट के एतबार से एक मुख्तलिफ मिसाइल है। मसलन बरामूस, एग्जॉसेट, C-802A और हर्बा क्रूज मिसाइल के बरक्स CM-400 को सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से पावर्ड किया गया है। दूसरे लफ्जों में CM-400 टर्बोफैन इंजन या एयर ब्रीदिंग टर्बोजेट इस्तेमाल नहीं करता। जहां टर्बोफैन इंजन में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है, वहीं ये मिसाइल फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से ज्यादा दूर तक एक रफ्तार से ट्रैवल करने और फिर एयर ब्रीदिंग डिजाइन इसे टेरेन हगिंग या सी स्कीमिंग सलाहियत फराहम करता है, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स CM-400 में मौजूद नहीं। सी स्कीमिंग यानी समंदर के पानियों के बिल्कुल साथ फ्लाई करने जैसी सलाहियत की बजाय चाइनीज कंपनी का कहना है कि CM-400 एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च मिसाइल है जो तैयारे की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ा देता है। माहिरीन के मुताबिक CM-400 बुलंदी से फायर होने की वजह से हाई स्पीड से टर्मिनेट करके हदफ की तरफ डाइव करता है। CM-400 180 से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसकी स्पीड मार्क 4 है, लेकिन डाइविंग स्टेज पर इसकी स्पीड मार्क 5.5 बताई गई है। CM-400 पर एक्टिव रेडार होमिंग और इंफ्रारेड इमेजिंग जैसे टर्मिनल स्टेज सीकर की ऑप्शन ऑफर की जा रही है। कंपनी का दावा है कि टर्मिनल स्टेज सीकर इस मिसाइल को स्लो मूविंग टारगेट्स जैसा कि एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ सही मायनों में कैरियर किलर बनाती है। इस मिसाइल में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन दोनों वारहेड्स की ऑप्शन मौजूद है। CM-400 का टोटल वजन 910 किलोग्राम है, लिहाजा ये C-802A और एग्जॉसेट के 800 किलोग्राम से ज्यादा वजनी है, लेकिन थंडर को 2 C-802 और 2 ही CM-400 से इक्विप किया जा सकता है। JF-17 थंडर का नेक्स्ट नेवल रोल के लिए इस्तेमाल होने वाला मिसाइल C-802A एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से लेकर 180 किलोमीटर है और स्पीड 0.9 मार्क बताई गई है। इस पर आर्मर पियर्सिंग 165 किलोग्राम वजनी वारहेड इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल का वारहेड समेत वजन तकरीबन 715 किलोग्राम है। इसमें ड्यूल सीकर का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी एंटी जैमिंग सलाहियत को बेहतर बनाता है। याद रहे कि म्यांमार ने भी JF-17 की एक्विजिशन के साथ C-802A एंटी शिप मिसाइल भी वेपन्स पैकेज में हासिल किए थे, और मुमकिन तौर पर अर्जेंटीना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की सूरत में C-802A एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी वेपन पैकेज में शामिल होगा। फ्रेंड्स, एग्जॉसेट एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ पाक फिजाइया के मिराज तैयारे पहले पाक नेवी एंटी शिप रोल में इस्तेमाल किया करती थी। थंडर की पाक फिजाइया में इंडक्शन और पहले C-802A एंटी शिप क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन के साथ JF-17 थंडर इस नेवल रोल में इस्तेमाल हो रहा है। ताहम CM-400 की पाक फिजाइया में शमूलियत के बाद अब भारतीय नेवी के बड़े फ्लीट को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर सलाहियत मौजूद है। खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहे जाने वाले इस सुपरसोनिक मिसाइल से दुश्मन की नेवी पाकिस्तानी पानियों का रुख करने से पहले 100 मरतबा सोचेगी। एन मुमकिन है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इससे भी बेहतर एंटी शिप मिसाइल देखने को मिले।
JF-17 की इब्तदाई ब्लॉक को खास तौर पर एयर टू ग्राउंड रोल के एतबार से तैयार किया गया। गोके ब्लॉक 1 पर शॉर्ट और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी इंटीग्रेट किए गए, लेकिन हम इस वीडियो में JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और अब ब्लॉक 3 के तमाम एयर टू ग्राउंड वेपन्स को तफसीलन डिस्कस करेंगे। एंटी रेडिएशन मिसाइल की इस्तेलाह उन मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो दुश्मन के रेडियो मिशन सोर्सेज को शनाख्त करके निशाना बनाते हैं, जैसा कि ग्राउंड बेस्ड रेडार्स, जैमर्स और कम्युनिकेशन एसेट्स वगैरह। इन मिसाइल्स को आमतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद रेडार्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मुल्क पर हमले की सूरत में दुश्मन के एयर डिफेंस एसेट्स को पहले हमले में निशाना बनाया जाता है ताकि दुश्मन के दिफाई निजाम के नाकारा हो जाने पर दीगर अहम ठिकानों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। JF-17 थंडर पर इस मकसद यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल के लिए 3 मुख्तलिफ मिसाइल्स की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें सबसे पहले CM-102 मिसाइल है। ये एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में इतलात है कि ये मार्क 4 से जायद की स्पीड से दुश्मन के ग्राउंड और शिप बेस्ड रेडार्स को निशाना बना सकता है। इस सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है। इस मिसाइल का वार हेड 80 किलोग्राम वजनी है। इस मिसाइल के बारे में हाईली एक्यूरेट और पैसिव रेडार होमिंग और होम ऑन जैमिंग का दावा किया गया है। वाज़ेह है कि ये मिसाइल J-11, J-16 और J-10 तैयारों से भी फायर किया जा सकता है। JF-17 थंडर पर ब्राजीलियन साख्ता मार-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। इस मिसाइल की रेंज भी 100 किलोमीटर है। इसका वार हेड 90 किलोग्राम जबकि इसकी स्पीड मार्क 1.2 बताई गई है। वाज़ेह है कि इस मिसाइल को 2013 में पाकिस्तान एयर फोर्स के मिराज 3 और 5 तैयारों के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। मार-1 का सर्च हेड कम से कम पावर वाले रेडार्स को भी 50 किलोमीटर से जायद फासले से शनाख्त कर सकता है। चाइनीज कंपनी कैटेक के तैयार करदा LD-10 एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। ये मिसाइल दरअसल PL-12 एयर टू एयर मिसाइल का एंटी रेडिएशन वर्जन है। इसकी ज्यादा रेंज 80 किलोमीटर और इसका वार हेड 20 किलोग्राम वजनी है। दीगर एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात करें तो JF-17 थंडर के लिए चीन ने इस साल होने वाले यूहाई एयर शो के मौके पर JF-17 थंडर और मिराज एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल के साथ अपना HT-1A एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किया। इस मिसाइल के बारे में कहा गया है कि इसको एयर टू सरफेस यानी एंटी शिप के अलावा एयर टू ग्राउंड रोल में भी अहम अहदाफ को निशाना बनाने के लिए सुपरसोनिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड मार्क 4+ बताई गई है। JF-17 थंडर को न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल रात से भी इक्विप किया गया है। गो कि इसकी ऑफिशियल सतह पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि थंडर को रात क्रूज मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है। रात क्रूज मिसाइल का एक वर्जन 350 जबकि दूसरा 450 किलोमीटर रेंज रखता है। रात क्रूज मिसाइल दोनों रिवायती और जोहरी वारहेड से दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बना सकता है। JF-17 थंडर के बारे में कुछ सोर्सेस का कहना है कि इस पर H-4 स्टैंड ऑफ वेपन भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। मकामी सतह पर तैयार करदा इस स्टैंड ऑफ बॉम्ब की रेंज 120 किलोमीटर है और ये दुश्मन के अहम ठिकानों को स्टैंड ऑफ रेंज पर निशाना बनाने के लिए कारआमद है। इस रिवायती स्टैंड ऑफ वेपन के 60 किलोमीटर रेंज रखने वाले H-2 स्टैंड ऑफ वेपन को भी थंडर से लॉन्च किया जा सकता है। याद रहे कि H-4 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में मिराज तैयारों से फायर किया गया था। JF-17 का नेक्स्ट एयर टू ग्राउंड वेपन पाकिस्तान का मकामी सतह पर तैयार करदा तकबीर स्मार्ट बॉम्ब भी फायर किया जा सकता है। इसकी ज्यादा रेंज 100 किलोमीटर है। थंडर से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में यही मिसाइल एयर टू ग्राउंड रोल में भी इस्तेमाल किया गया था।
JF-17 थंडर का नेक्स्ट एम एयर टू ग्राउंड मिनीशन मकामी सतह पर तैयार करदा एंटी आर्मर क्लस्टर मिनीशन है। इस बॉम्ब को दुश्मन के आर्मर कॉलम्स यानी बख्तरबंद गाड़ियों और खास तौर पर बड़ी तादाद में टैंक्स को एक ही मिसाइल के साथ निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी आर्मर क्लस्टर मिनीशन मिराज तैयारों के साथ भी इंटीग्रेटेड है। दूसरा एम एयर टू ग्राउंड बॉम्ब दरअसल एक थर्मोबैरिक बॉम्ब है जो दुश्मन के फोर्टिफाइड ठिकानों को तबाह करने के लिए कारआमद है। इस चाइनीज साफ्ता बॉम्ब को BBF-1 भी कहा जाता है। ये 250 किलोग्राम वजनी वेपन रिवायती बॉम्ब्स के निस्बतन ज्यादा एरिया को डैमेज करने की सलाहियत रखता है। इस बॉम्ब को FAE यानी फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बॉम्ब भी कहा जाता है। JF-17 थंडर से वैरायटी ऑफ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जैसा कि GBU-10 और GBU-12 के अलावा चाइनीज साफ्ता LT सीरीज के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स दुश्मन के लैंड टारगेट्स पर दागे जा सकते हैं। चाइनीज साफ्ता LS-6 सीरीज के हैवी और लाइट वेट प्रिसीशन गाइडेड लाइट मिनिशन JF-17 थंडर के वेपन पैकेज में शामिल है। JF-17 थंडर पाकिस्तान में तैयार करदा हफ्फा रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब भी फायर कर सकता है। इसके अलावा कुछ सोर्सेज के मुताबिक ड्यूरेंडल एंटी रनवे बॉम्ब की भी इतलात है। ये बॉम्ब्स खास तौर पर दुश्मन की एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, इन मिसाइल्स और बॉम्ब्स के अलावा GB सीरीज के एयर टू ग्राउंड वेपन्स के अलावा MK सीरीज के बॉम्ब्स भी JF-17 थंडर से ग्राउंड टारगेट्स पर गिराए जा सकते हैं। मुख्तलिफ एयर टू ग्राउंड मिनीशन की गाइडेंस और टारगेट एक्विजिशन के लिए JF-17 थंडर पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड टारगेटिंग पार्ट्स इस्तेमाल होती है, जिसमें WMD-7 और तुर्की की तैयार करदा SL पार्ट काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर पर तीनों रोल से मुतालिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।